Going Places, Chapter 8, Flamingo, Class 12, English. As you see, the title Going Places means jagah jagah jana. I am going places. That means I am moving from one place to another. And when we say from one place to another, it is not that from one shop to another nearby shop. Going places means going to places which are little distant. Maybe different cities, different towns, different picnic spots, different places in the city itself which are little far away from each other. In the same mall, when we go from one shop to another, we don't call it I'm going places. But when we go to different malls, then we say I'm going to places. So I'm busy going places. It's a very common use of in English. I'm very busy going places. मैं यहाँ वहाँ जाने में बहुत व्यस्त हूँ. This is a story first of all. A story of basically of 2-3 characters. A girl being the main character by the name Sophie. एक लड़की की कहानी है मुख्य रूप से जो एक कल्पना की दुनिया में रहती है, कपोल कल्पना की दुनिया में, अजीबोगरीब कल्पना में. और वो लड़की किशोरावस्था में है. She is in adolescent age. As you see in your book, there is some description described. Adolescent age. Adolescent means किशोरावस्था. जब आप टीन की एज में आ गए हैं और युवा की ओर बढ़ रहे हैं, वो काल कहलाती किशोरावस्था की. किशोरावस्था के काल की एक लड़की सोफी, उसकी एक कहानी है, उसके आधार पर लिखी गई, उसको केंद्र बिंदु पे रख के, जिसमें वो कल्पना की उड़ान करती है. ये वो उम्र है जिसमें लोग कल्पना की दुनिया में रहते हैं, क्या क्या ख्वाब देखते हैं, और ऐसे ख्वाब जो सच्चाई से बहुत परे हैं. ये कल्पना की उड़ान के लिए शब्द है फैंटेसाइज. कपोल कल्पना, फैंटेसाइज. तो इट इज अ स्टोरी बाय A.R. Barton, who is an English writer. Writing in English, but otherwise he is from Zurich. Look at Zurich, a beautiful place, the capital of Switzerland. And so far the quality of life is concerned, जीवन की गुणवत्ता की बात हो तो दुनिया में 2006-07 में जो सर्वे हुआ था कि सबसे अच्छे शहर कौन से हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की दृष्टि से, तो ज्यूरिच को पहला स्थान मिला था. इट इज सच ए सिटी फुल ऑफ हेल्थी एटमॉस्फेयर, एब्सोल्युटली क्लीन एयर, एब्सोल्युटली पोल्यूशन फ्री एंड व्हाट नॉट. इस ज्यूरिच शहर के रहने वाले मिस्टर A.R. बार्टन की अंग्रेजी में कहानी है. ज्यूरिच, जैसा मैंने कहा, स्विट्जरलैंड में है और वहाँ की राजधानी है. करीब 4-5 लाख उसकी जनसंख्या है बस, और 100 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ शहर है. तो मिस्टर बार्टन इज ए मॉडर्न राइटर, नए तरीके की कहानियां लिखते हैं, एंड राइट्स इन इंग्लिश. इन दिस स्टोरी गोइंग प्लेसेस, मिस्टर बार्टन एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ एडोलेसेंट. एक्सप्लोर करना मतलब छानबीन करना. To explore. I am exploring new places. कोई आपसे पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो मैं चिल्पी घाटी में हूँ, वहाँ क्या कर रहे हो? I am exploring new places. मैं नई नई जगहों की छानबीन कर रहा हूँ, आसपास के क्षेत्रों को घूम रहा हूँ. तो to explore मतलब that. Explore the possibility of going to Delhi next month. अगले महीने दिल्ली जाने की संभावनाओं की जरा छानबीन तो करो. सो एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ. सो एक्सप्लोर, एंड एज आई सेड, एडोलेसेंट मीन्स किशोरावस्था. फैंटेसाइजिंग, कपोल कल्पना, एक कल्पना की उड़ान, ख्वाबों की दुनिया, अवे फ्रॉम द रियलिटी. और दूसरी बात जो इस कहानी में दिखाई गई है वह है हीरो वर्शिप. Remember,
स्पेलिंग इज HERO। सामान्यतः हम हिंदी में उसे हीरो कहते हैं, अंग्रेजी में उसे हेरो कहा जाता है। हेरो, उच्चारण उसका ध्यान दें, हेरो। हेरो वर्शिप, पूजा, वर्शिप माने पूजा। सो व्यक्ति पूजा और कल्पना की उड़ान, ये किशोरावस्था के बच्चों की एक क्वालिटी, एक गुण है। इस उम्र की दहलीज पर जब आते हैं तो न जाने किस किस तरह की कल्पनाएं करने लगते हैं लोग, और कैसे वे किसी व्यक्ति को अपना नायक बना लेते हैं, अपना हीरो बना लेते हैं, और वो नायक जैसा बातचीत करना, नायक जैसा जीवन रहन सहन लाने की कोशिश करना, नायक से अपने को जोड़ना, ये इस उम्र की खास बात है। सो दिस स्टोरी इज जनरली अबाउट चिल्ड्रन who are in the adolescent age, from the age of about 16, 17 till about 22, 23, and they are fantasizing, कल्पना कर रहे हैं, और at the same time they also do a lot of worship। worship मतलब पूजा, लेकिन ऐसी पूजा यहाँ नहीं है। worship मतलब किसी को अत्यधिक पसंद करना, हीरो वर्शिप, किसी को हीरो मानना। आपने देखा होगा इस उम्र के बच्चों के कमरों में जब आप जाएं, यदि उनका अपना स्वयं का कमरा हो तो वहाँ पर बहुत सारे पोस्टर लगे रहते हैं, बहुत सारे चित्र रहते हैं, और इन चित्रों को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ खास लोगों के चित्र लगाए गए हैं। चाहे न्यूज़पेपर की कटिंग हो, चाहे बड़े बड़े पोस्टर हों, चाहे टीवी से इमेज ले ली गई हो और उसका प्रिंट आउट निकाल के लगाया गया हो, ऐसा कमरों में लगा रहता है। खासकर आप हॉस्टल्स में जाएंगे, जब इस उम्र के बच्चों के हॉस्टल में जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया है या 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, तो इनके हॉस्टल में भी इस ढंग का दृश्य दिखता है। ये सब क्या है? दिस इज नथिंग बट फैंटेसाइजिंग एंड डूइंग हीरो वर्शिप। सो दिस स्टोरी इज अबाउट द चिल्ड्रन ऑफ दैट एज, एंड द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज सोफी। उसके माध्यम से ये कहानी बढ़ती है और पूरे समय लगातार संवाद है, बातचीत है। उस बातचीत के जरिए आपको ये समझना है कि बच्चे की मन स्थिति क्या है, क्या सोचता है, कैसे सोचते हैं, और संभव है कि आप भी अपने को उस बच्ची की सोच से बहुत निकट पाएं, अपने को जुड़ा हुआ पाएं। अरे मैं भी तो ऐसा करता हूँ। ये इस उम्र का तकाजा है। नॉर्मली दिस इज what happens, though, and this happens mostly with those who are not focused about their career as such। ये सामान्यतः उन लोगों के साथ होता है, ऐसी तकलीफ, ऐसी आदत, जो अपने कैरियर पर उतना ज़्यादा सजग नहीं है। सो वी कम टू द स्टोरी नाउ, एंड टू स्टार्ट विथ कुछ शब्दों को यहाँ देखें। आई एम फॉलोइंग द बुक एग्जैक्टली, योर कोर्स बुक फ्लेमिंगो, एंड यू लुक एट सम ऑफ दीज वर्ड्स। Notice these expressions in the text. Infer their meaning from the context. To infer मतलब अर्थ निकालना। Infer मतलब अर्थ निकालना। I infer that he is not happy. इसका मतलब मुझे ये लगता है कि वह खुश नहीं है। Inference, infer. So infer their meanings. इन शब्दों के मीनिंग निकालें। कहाँ से? फ्रॉम द कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट मतलब जिस संबंध में उस शब्द का उपयोग किया गया है, उस संबंध को देखते हुए इस शब्द का अर्थ निकालें। एक शब्द के कई मीनिंग होते हैं, जैसे हिंदी में भी एक शब्द के बहुत से मीनिंग होते हैं, ऐसे ही एक शब्द का अंग्रेजी में भी कई मीनिंग होता है, बहुत। सो यहाँ पर क्या मीनिंग होगा, ये आप जहाँ पर इस वाक्य शब्द का उपयोग हुआ है उसको देखते हुए उसका मीनिंग निकालें। दैट मीन्स वी विल नॉट हैव the exercise of meanings of these words right now. We will not discuss about synonym right now. We'll find out it later during the course of our learning. So the story starts with, when I leave, Sophie said, coming home from school, I'm going to have a boutique. Boutique means what? आपने सुना होगा ऐसी दुकानें जहाँ पे फैशन और कपड़ों की डिज़ाइनों से संबंधित कपड़े बिकते हों, कपड़ों की नई नई डिज़ाइनों के साथ जो नॉर्मली फैशन में काम आती हैं।
बड़े महंगे कपड़े होते हैं, बहुत शौकीन लोग, बहुत खर्चीले कपड़े होते हैं। ऐसी जगहों को, ऐसी दुकानों को बुटीक बोलते हैं। सो सोफी सेज, व्हेन आई लीव कमिंग फ्रॉम होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से निकलते हुए कहती है, आई एम गोइंग टू हैव ए बुटीक। वो वही मैंने बताया, कल्पना की उड़ान होती है। और उसने कल्पना की कि जब मैं स्कूल छोड़ूंगी, जब स्कूल से पास हो जाऊंगी, तो फिर मैं अपना एक बुटीक चलाऊंगी, अर्थात ऐसी दुकान जहां पे मैं फैशन से संबंधित कपड़े बेचूंगी, बड़े महंगे खर्चीले। जैंसी, हु इज हर फ्रेंड, लिंकिंग आर्म विथ हर अलोंग द स्ट्रीट, लिंकिंग आर्म, अपना हाथ उसके साथ पकड़ी हुई, रखी हुई उसके अलोंग द स्ट्रीट, लुक्ड डाउटफुल। हाँ, यू विल ओपन ए बुटीक काइंड ऑफ थिंग। तो उसने चेहरे से अपनी एक आश्चर्य बताया। टेक्स मनी सोफ, समथिंग लाइक दैट, बहुत पैसा लगता है सोफ, ये कुछ ऐसे ही है। फैशन डिजाइनिंग की दुकान खोलना कोई हल्का फुल्का काम नहीं है। दिस इज व्हाट जैंसी इज सेइंग, इतना हल्का मत लो, आई विल फाइंड इट। सोफी सेड, स्टेयरिंग डाउन, स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट। स्टेयर मतलब घूर के देखना, टू स्टेयर माने घूर के देखना, लंबा देखना। तो जब जैंसी ने कहा पैसा लगता है, हल्का फुल्का काम नहीं है, और सोफी ने तुरंत जवाब दिया, मैं रास्ता निकाल लूंगी। और दूर सड़क की ओर देखते हुए उसने ऐसा कहा। जैंसी सेज, टेक यू ए लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच, टेक यू ए लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच। जितना पैसा लगता है उसको बचाने में, सेव करने में बहुत समय लग जाएगा। सोफी सेज, वेल आई विल बी ए मैनेजर देन। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उतना पैसा इकट्ठा जब तक नहीं कर पाऊंगी तब तक एक मैनेजर रहूंगी उस जगह की। यस ऑफ कोर्स, टू बिगिन विथ, शुरुआत में मैनेजर बन के करूंगी। टिल आई हैव गॉट इनफ, तब तक मैनेजर रहूंगी जब तक मेरे पास पर्याप्त पैसा आ जाए। बट एनीवे, आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक। लेकिन जो भी हो, मुझे मालूम है कि सब कैसा है, क्या रहेगा, कैसा दिखाई देगा। लेकिन मैं फैशन में ही जाऊंगी, भले मैनेजर बनना पड़े शुरू में, जब तक कि पैसा ना आ जाए। जैंसी से, दे वोंट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सोफ, वो तुम्हें तुरंत मैनेजर नहीं बना देंगे। स्ट्रेट ऑफ मतलब सीधा, वो तुम्हें सीधा मैनेजर नहीं बना देंगे। पहले वो सेल्स गर्ल बनाएंगे, वार्डरोब हैंडलर बनाएंगे, कपड़ों को घड़ी करने का काम दे देंगे, और तब जाके कहीं अच्छा किए तो बाद में मैनेजर का मौका मिलेगा। पर शुरुआत में यू विल नॉट बी मेड मैनेजर स्ट्रेट ऑफ। आई विल बी लाइक मैरी क्वांट, सोफी सेड, आई विल बी ए नेचुरल, दे विल सी इट फ्रॉम स्टार्ट। I'll have the most amazing shop the city's ever seen. Amazing मतलब शानदार, आश्चर्यजनक। मेरे पास बहुत शानदार ऐसी दुकान रहेगी जो शहर में लोगों ने शायद नहीं देखी होगी। I'll be like Mary Quant, मैं उसके जैसी रहूँगी, मैरी जैसा, बिल्कुल नेचुरल, कोई आर्टिफिशियल तरीका नहीं रहेगा, बिल्कुल सामान्य, अपने विधा के बल पर, अपने गुण के बल पर मैं शानदार दुकान बनाऊँगी। Jancy, knowing they were both earmarked for the biscuit factory, became melancholy. Jancy जो है, earmark मतलब उसके लिए थे। This pen is earmarked for you, ये पेन आपके लिए है। This shirt is earmarked for a boy of with a boy having this much inch of shoulder. Earmark, निर्धारित होना, उसके लिए निर्धारित है। जैंसी, knowing they were both earmarked for biscuit factory, जैंसी को मालूम था कि हम दोनों जो हैं वो तो बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करेंगे फाइनली। वो थोड़ी दुखी हो गए। मेलनकली मतलब दुखी होना, उदास होना। मेलनकली सीधा उच्चारण, चोली नहीं है, मेलनकली। वो थोड़ी उदास हो गई। शी विश्ड सोफी वोंट से दीज थिंग्स, और उसने, उसकी इच्छा, उसको लगा, उसने चाहा कि सोफ़ी ये सब अब ना बोले आगे। क्या ना बोले? इतनी बड़ी बड़ी कल्पना की उड़ान की बात ना करे। When they reached Sophie's street, Jancy said, जब वो सोफ़ी के
दरवाजे के पास की सड़क पर पहुंचे तो जैंसी ने कहा, इट्स ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे नाउ सौफ, यू रियली शुड बी ग्रेट। अब केवल कुछ महीने बचे हैं सौफ, अब तो कुछ महीने की बात है, कुछ ही दिन बचे हैं। तुम्हें थोड़ा समझदार होना चाहिए, यू शुड बी सेंसिबल। थोड़ा समझदार हो भाई। दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क। दुकान में काम करने के लिए वो अच्छी तनख्वाह नहीं देते, अच्छी पगार नहीं देते, यू नो इट। और तुम्हारे पापा जो हैं वो कभी तुम्हें अनुमति नहीं देंगे। योर डैड विल नेवर अलाउ यू। ये जैंसी उसको समझा रही है कि एक तो ऐसी कल्पना की उड़ान मत करो, दूसरा धरातल पे रहो, सच्चाई में रहो, कपोल कल्पना की बात मत करो। तुरंत सौफ बोलती हैं, और एक्ट्रेस, नाउ देयर इज रियल मनी इन दैट, यस, एंड आई कुड मे बी हैव द बटीक ऑन द साइड। वो बोलती, मैं हीरो बन जाऊंगी, हीरोइन बन जाऊंगी, एक्ट्रेस बन जाऊंगी। मानो एक्ट्रेस बनना इतना सरल है। नाउ देयर इज रियल मनी इन दैट, अब तो उसमें बहुत पैसा मिलता है, और हो सका तो आई कुड मे बी हैव द बटीक ऑन साइड, और संभव हुआ तो मैं साइड बाय साइड बटीक भी चलाऊंगी। क्योंकि एक्ट्रेस को पूरे समय काम नहीं करना पड़ता। एक्ट्रेस डोंट हैव टू वर्क फुल टाइम, डू दे? क्या उनको काम करना पड़ता है? ना। ये सब सोफी बोले चली जा रही है। एनीवे, खैर जो भी बात हो, दैट और ए फैशन डिजाइनर, यू नो, समथिंग ए बिट सोफिस्टिकेटेड। चाहे मैं हीरोइन बनूं, एक्ट्रेस बनूं, या एक फैशन डिजाइनर बनूं, तुम जान लो कि मैं ऐसा चाहती हूं जो सोफिस्टिकेटेड हो। सोफिस्टिकेटेड मतलब बहुत अच्छे तरीके का हो। And she turned in through the open street door, leaving Jancy standing in the rain. और फिर उसके बाद ऐसा कहते हुए, ये दोनों एक्चुअली चल रहे थे, स्कूल से निकल के जा रहे थे, तब ये बातचीत हो रही है। और जैसे ही उसका घर पहुंचता है सोफी का, तो वो अपने घर के दरवाजे पे पहुंच जाती है और जैंसी को अकेला छोड़ देती है। उस समय बारिश हो रही थी। ओपन स्ट्रीट डोर, लीविंग जैंसी स्टैंडिंग इन द रेन। जैंसी अब पानी में अकेली थी। If I ever come into money, I'll buy boutique. और दरवाज़ा खोल के वो अंदर घुसते हुए अपने घर में कहती है, कभी मेरे पास पैसा इकट्ठा हुआ तो मैं एक बुटीक खरीदूंगी, एक फैशन डिज़ाइनर की दुकान खरीदूंगी। If I ever come into money, देखिए इसका उपयोग, come into money मतलब पैसे में आऊंगी नहीं। ये एक मुहावरेदार उपयोग है, इडियोमेटिक यूज है। come into money मतलब कभी मेरे पास यदि पैसा हुआ तो। याद रखेंगे, इफ आई एवर माने कभी, आई विल नेवर कम टू यू, ही विल एवर कम टू मी, कभी वो मेरे पास आएगा, एंड आई विल नेवर कम टू हिम मतलब वो कभी नहीं आएगा। तो ये एवर और नेवर का उपयोग देख लें। यहाँ एवर मतलब कभी यदि मेरे पास पैसा हुआ। इफ आई एवर परफॉर्म वेल, इफ आई एवर विन ए मेडल, यदि मैं कभी मेडल जीता, then I'll get a scholarship. So ever. If I ever come into money, I'll buy boutique. ऐसा कहते हुए घर के अंदर घुसती है। If you ever come into money, you'll buy us a blessed, decent house to live in. Thank you very much. ये कोई कहता है, उसके पिताजी कहते हैं, जो वहाँ बैठे हुए थे कमरे के अंदर। उन्होंने सोफ़ी को कहते हुए सुना कि यदि कभी पैसा आएगा तो मैं बुटीक खरीदूंगी। तो पिताजी का जवाब क्या होता है? वो धुतकार देते हैं, इफ़ यू एवर कम इनटू मनी, यदि कभी तुम्हारे पास पैसा आएगा, यदि तुम्हारे पास कभी पैसा आएगा तो हमारे लिए एक अच्छा सीधा सादा मकान खरीद लेना। बाय अस ए ब्लेसेड डिसेंट हाउस टू लिव इन। डिसेंट मतलब एक अच्छा, साफ सुथरा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा भी नहीं, उपयोगी मकान। ब्लेसेड, यदि कभी हमको यदि भाग्य साथ दिया तो हमारे लिए एक मकान खरीद लेना।
थैंक यू वेरी मच। और ऐसा कह के पापा ने उसको कहा बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक और धुतकारा हाँ करके उसको उसकी बात को काटा और फिर कहा भैया कभी आएगा तुम्हारे पास पैसा तो हमारे लिए एक मकान खरीद देना। सोफीज फादर was scooping shepherd's pie into his mouth as hard as he could go. उस समय जब सोफी ऐसा बोलती है तो उसके पिताजी जवाब देते हैं। उस समय वो क्या कर रहे थे? उसके पिताजी, सोफी के पिताजी स्कूपिंग शेफर्ड, स्कूप करना मतलब ऐसा निकालना कुछ चीज़ को, चम्मच से, झारे से, फावड़े से मिट्टी को स्कूप करना, तो स्कूप करना, निकालना इस तरीके से। तो ही वाज स्कूपिंग शेफर्ड्स पाई। शेफर्ड का मतलब वैसे होता है चरवाहा, शेफर्ड मतलब चरवाहा, पर शेफर्ड पाई जो है एक खाने का आइटम है, गोश्त है, पके हुए, अच्छे पके हुए आलू को मिलाकर गोश्त बनाया जाता है, उसे कहते हैं शेफर्ड पाई। तो उसके पिताजी शेफर्ड पाई निकाल के अपने मुंह में डाल रहे थे और भरने की कोशिश कर रहे थे, एज हार्ड एज ही कुड, एज हार्ड एज ही कुड गो। हिज प्लम्प फेस स्टिल ग्रीमी एंड स्वीट। उनका जो फूला हुआ था, प्लम्प मतलब फूला हुआ चेहरा, उनके जो गाल थे गोल मटोल थे, गोल मटोल चेहरा, फूले से ज़्यादा अच्छा शब्द है गोल मटोल चेहरा, प्लम्प। दैट बॉय लुक्स प्लम्प। प्लम्प मतलब मोटा नहीं होता, प्लम्प मतलब थोड़ा फूला हुआ, थोड़ा ढीला ढाला शरीर, जिसका पीठ, शोल्डर, मसल सब हिल रहे हों, मांसल ज़्यादा हो, सो प्लम्प। सो एज हार्ड हैज इट को, हिज प्लम्प फेस स्टिल ग्रीमी। ग्रीमी मतलब थोड़ा सा मैला था, उनका जो गोल मटोल चेहरा था वो थोड़ा मैला हो गया था, और लेकिन मीठा था, बड़ा प्यारे दिखते थे। मार्क फ्रॉम द डे, दिन के काम के कारण, दिन भर के काम के कारण उनका चेहरा ऐसा हो गया था। याद रखें इस स्टोरी में पूरे दृश्य बताया गया है। सोफ़ी स्कूल से आ रही है जेंसी के साथ, फिर क्या बातचीत होती है, फिर सोफ़ी दरवाजे के अंदर घुसती है, पापा को कुछ बोलती है, उस समय पापा क्या कर रहे होते हैं, पूरी घटना बड़ा जीवंत विवरण है। ऐसा लगता है मानो सामने पिक्चर जैसा एक दृश्य आ रहा है। और शाम हो चली थी, मार्क्ड फ्रॉम द डे, दिन भर के कारण जो शरीर थोड़ा चेहरा मैला हो गया था, और लेकिन फिर भी अच्छा दिख रहा था पसीने से आता हुआ। और शाम हो चली थी क्योंकि सोफ़ी और जेंसी तो स्कूल से लौट रहे थे। आगे क्या कहा पापा ने? शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, डोंट शी? शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, डोंट शी डैड? ये पापा नहीं कहते, ये सेंटेंस उसका भाई कहता है। पापा ने तो जो कहना था पिताजी ने वो कह दिया। अब उसका भाई भी जो वहाँ बैठा हुआ था पास में, जो हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर, अपने पिताजी की कुर्सी के पीछे लटका हुआ था। हैंगिंग मतलब ऐसा लटकना नहीं जैसे कोई चीज़ हैंग करती हो, पर्दा हैंग करता हो, ऐसा नहीं। लटका हुआ मतलब उसके बल पर वो टिका हुआ था, कुर्सी के बल पर वो टिका हुआ था। उसने भी एक ताना मार दिया, एक वाक्य कह दिया, और उसने कहा वो सोचती है कि मानो पैसा पेड़ में होता है। नहीं पापा, ऐसा नहीं सोचती क्या वो? said little Derek. So you have Sophie, you have Jency, you have her father, and now you have Derek the brother hanging on the back of his chair. अब मदर आती हैं. Their mother sighed. S-I-G-H. To sigh मतलब राहत की ऐसी सांस लेना, गहरी सांस लेना जिसमें आवाज़ हल्की सी आती. ये so she sighed. मदर ने जब सुना, तो जब सोफ़ी ऐसा कह रही है तो हर एक की प्रतिक्रिया को देखिए, राइटर ने कितने अच्छे तरीके से बताया है. फादर ने कुछ कहा, डेरेक ने कुछ कहा, यहाँ मदर एक तरीके से गहरी सांस लेती है. सोफ़ी वॉच्ड हर बैक स्टूप्ड ओवर द सिंक. सोफ़ी ने माँ के बैक को देखा. सोफ़ी जो थी वो माँ के पीछे पहुँची थी उस समय जब माँ झुकी हुई थी. सिंक मतलब बर्तन धोने का जो चौके में जो बना रहता है,
एक तरीक़े से कंटेनर जिसमें नल रहता है, उसको सिंक बोलते हैं। तो माँ जो थी वो काम कर रही थी, बर्तनों की सफाई कर रही थी, इसलिए झुकी हुई थी। सो शी वॉज stooping over the sink. Sophie watched her back, stooped over the sink, and wondered at the incongruity of delicate bow which fastened her apron string. देखिए इसमें कई शब्द हैं। वॉच मतलब देखना, तो सोफी ने जब देखा तो माँ क्या कर रही थी, माँ झुकी हुई थी। सोफी पीछे से देख रही है और माँ झुकी हुई थी और सिंक के ऊपर, और उसने सोफी को लगा, उसने वो समझ नहीं पाई, आश्चर्य किया कि माँ एक और बर्तन धो रही हैं, वहाँ दूसरी ओर बड़ा सुंदर उनके एप्रन में गांठ लगा हुआ बड़ा सुंदर धागा है, तागा है, रस्सी है। तो इनकॉन्ग्रुअस मतलब मैच नहीं कर रहा है, मिलान नहीं हो रहा है। माँ काम कुछ कर रही हैं और इतने सुंदर धागे वाला वाला उन्होंने धागा अपने एप्रन में लटकाया हुआ है, बांधा हुआ। एप्रन क्या होता है आप जानते ही होंगे। एप्रन होता है जब कोई किचन में काम करता है या कोई सफाई का काम करता है, होटल में आपने देखा होगा, तो शर्ट के ऊपर या अपने कपड़े के ऊपर ऐसा एप्रन पहन लेते हैं। आप देखेंगे एप्रन का पिक्चर, ऐसा बांध लेते हैं एप्रन, ताकि शर्ट का जो फ्रंटेज है, कपड़े का जो फ्रंटेज है, सामने का हिस्सा, वो गंदा ना हो। तो मदर जो एप्रन पहनी थी उसमें जो धागे थे वो बड़े सुंदर थे और काम कर रही थी बर्तन का। द डेलिकेट सीमिंग बाव, डेलिकेट मतलब जो बड़ा नरम हो, सॉफ्ट हो, डेलिकेट हो, जो तुरंत टूट जाए, गिर जाए। सीम मतलब दिखाई देना। ऐसा दिखता हुआ धागे का वो जो बंडल था, जो बड़ा डेलिकेट दिख रहा था, और उसमें जो माँ थी उसका क्रूकेड बैक दिख रहा था। क्रूकेड बैक मतलब, क्रुक मतलब ऐसा गोल हो जाना, शरीर वजन से, वृद्धावस्था से, उम्र के साथ थोड़ा झुक जाता है आदमी, तो क्रूकेड बैक, बैक मतलब पिछला। तो वो पिछले हिस्से का एप्रन का धागा दिख रहा था जो डेलिकेट लग रहा था, बहुत सुंदर प्यारा सा लग रहा था। सीमिंग मतलब दिखाई देना। यू सीम टू बी टायर्ड, तुम थके हुए दिखाई दे रहे हो। यू सीम टू बी टायर्ड, तुम थके हुए क्यों दिखाई दे रहे हो। इट सीम्स दैट इट इज़ 5 o'clock नाउ, ऐसा लगता है कि अब शाम का 5 बज गया है। इट सीम्स, सो संभावना रहती है, सीम में महसूस होना, संभावना होना। तो पीछे से सोफी देख रही है और कैसा दृश्य दिख रहा है उसको माँ का, उसका वर्णन यहाँ पर है।